वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब कैसे हैं आप लोग? सुबह हो गई है बिल्कुल आपकी भी होगी, हमारी भी हो गई है, आपकी भी हो गई है। जनाब आप लोगों की भी सुबह हो चुकी है और लॉकडाउन के बारे में कह दिया गया है और किस हद तक ये आप देखते हैं कि लोग इस पे अमल करते हैं और किस हद तक नहीं करते हैं। लॉकडाउन लगाने के पीछे मुझे वजह वैसे समझ आती नहीं है। वजह बिल्कुल वजह तो है लॉकडाउन लगाने के पीछे। लोग जो है कि वैक्सीन नहीं करवा रहे और रोज़ की बुनियाद पे जो है कोविड पेशेंट की तादाद बढ़ती जा रही है बहुत तेज़ी से, और सबसे ज़्यादा जो है ना बच्चों की तादाद है इसके अंदर। तो मैं रिसेंटली मेरी अभी 2 दिन पहले एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट से बात थी और उन्होंने बताया कि अगर मैं दिन में 30-40 पेशेंट्स देख रहा हूँ, बच्चे देख रहा हूँ, तो उसमें 70% कोविड पेशेंट हैं। तो ये हमारे लिए अलार्मिंग है बहुत, और लोग ख्याल नहीं रख रहे। अगर जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट में जो क्या कहते हैं कमेटी बनी हुई है, उनका कल मैंने स्टेटमेंट देखा था, उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन जो है वो मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि हम प्रॉपर SOPs के ऊपर अमल करेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। अगर आज अभी 8 दिन के लिए लॉकडाउन लग जाएगा, फिर खोलेंगे, फिर इसी तरह लोग निकलेंगे। देखते हैं जी ये चीज़ें कितनी फ़ायदेमंद है और क्यों की गई हैं। हमने आज इन बहुत सारी चीज़ों के और भी बहुत कुछ कराची में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, हालात बहुत बिगड़ रहे हैं डिफरेंट तरीके से। बहुत से सवालों के जवाब के लिए हमने आज जिन मेहमान को बुलाया है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मंदफैल साहब को आप सब लोग जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर, आप आए। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो मगर लॉकडाउन लगा हुआ है और आप लोग इधर नज़दीक बैठे हुए हैं आपस में, और कैमरामैन भी आपके नजर आ रहे हैं। रखा हुआ है 6 फुट नहीं और है। 6 फुट का अगर हमने रखा तो फिर मैं कैमरे से आउट हो जाऊंगी। तो पहले तो सर को मुबारकबाद दें कि आप माशाल्लाह MNA बने और एक ऐसी सीट से बने जहाँ इतना टफ मुकाबला था। बिल्कुल। और नहीं, मेरे ख्याल में कंपटीशन तो मीडिया नहीं बना है, वहाँ हल्के में तो कोई कंपटीशन नहीं थी। हमें तो पहले से पता था कि इंशाल्लाह हम सीट निकालेंगे। कि जब रिकाउंटिंग का ऑर्डर हो गया तो हम और खुश हो गए, अच्छा है डबल तस्दीक हो जाएगी, होगी अल्हम्दुलिल्लाह 226 वोट मजीद बढ़ गए। ठीक है, हमारे शो में क्योंकि आप पहली बार आए हैं उसके बाद इसलिए हम आपको मुबारकबाद दे ही रहे हैं। सर लॉकडाउन आप क्या कहते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पहले भी इतने लॉकडाउन में पूरी दुनिया खुल चुकी है और मज़ीद खुल रही है और हमारे यहाँ पाकिस्तान में यही चीज़ है कि जी लॉकडाउन सब बंद। तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में? अगर आप दुनिया के साथ अपने आप को कंपेयर करेंगे तो मेरा ख्याल में ये ज्यादती होगी, इस वजह से कि हम कहाँ, यूरोप कहाँ। ठीक है। एटमी मुल्क में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, आटा नहीं है, महंगाई का ये हाल, बेरोजगारी का ये हाल। ये लॉकडाउन तो मेरे हल्के में तो मेरे ख्याल में अगर वो कोरोना आ गई है तो कोरोना खुद भागेगी वहाँ से। मैं वही आपसे कह रही हूँ कि बाहर इतनी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद लॉकडाउन नहीं लगाए जा रहे हैं, मुल्क को खोल दिया गया है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ना हमारे पास रोज़गार अच्छे हैं, ना नौकरियाँ हैं, ना हमारे पास महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि लोगों को कंट्रोल नहीं करना। एक रिक्शा वाला जो है सुबह भी मैंने देखा वो बात हो रही थी, तो ये कि अब लॉकडाउन हो जाएगा हम कमाएंगे कैसे और खाएंगे कैसे, तो घर कैसे चलेंगे? तो लॉकडाउन मेरे ख्याल में इसका हल नहीं है। नहीं, वो बात काफ़ी हद तक आपकी सही है, लॉकडाउन मसले का हल नहीं है। मगर आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में पिछले दिनों में मैं था तो वहाँ पे 1 से 4% जब चला गया कोरोना की जो रेशो था तो एक कलबली मच गई कि भाई अब क्या हाल है। और यहाँ आपको पता है अभी 30% से ज़्यादा थी परसों। जी बिल्कुल। तो 30% और 1-2% में फ़र्क है। और उसके बाद ये भी मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि ज़ाहिर बात है जो गरीब लोग हैं जो सुबह कमाते हैं शाम को आते हैं, और फिर हमारे जो पिछले दिनों में जो वो टाइमिंग का वजह से जो था दुकान बंद कर दे 6 बजे, उसमें कुछ सियासी लोगों ने उसमें टांग अड़ाने की कोशिश की है कि ताजुरों को उकसाने की कोशिश की है। तो मैं एक TV चैनल में बैठा हुआ था, मैं ये कराची वालों को मजाज नहीं बदलने वाला है। सही है, बिल्कुल। आप जो मर्जी है 2 महीने लॉकडाउन करा दो और अगले दिन दुकान खोलेगा तो भी 1-2 बजे खोलेगा, सुबह कोई नहीं खोलता है। जबकि यूरोप में ये है कि वो दिन की रोशनी में वो अपना कारोबार करते हैं, मगरिब से पहले। एक तो ये है, तो मैंने ये सजेशन उस वक्त भी दी थी, ताजर रहनुमा भी मेरे साथ बैठे हुए थे, तो हुकूमत को भी इसमें थोड़े से रिलैक्सेशन देनी चाहिए, चाहे मेरी हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, कि जहां अगर लोगों को मजाज नहीं बदलता है 2 महीने के बाद भी उसने 1-2 बजे दुकान खोलना है तो उसको फिर आप सुबह 11-12 बजे से उसको दे दे। सुबह 6 बजे तो वैसे कोई नहीं खोलेगा दुकान, तो वो करना फजूल है। कहते हैं सिर्फ हमारे शहर के अंदर लगता है, जो मेन बाजार है तारिफ रोड, सदर, ये आपके हल्के में आप सोच सकते हैं कि वहाँ लॉकडाउन लग सकता है? वहाँ लॉकडाउन लगा के दुकानें बंद नहीं, वो ऐसा था कि पिछले दिनों में जब वो ये कोरोना नया शुरू हो गया तो एक खौफ तारी हो गया, तो यकीनन मुझे अपने हल्के में जाना था एज ए सोशल वर्कर भी,
पॉलिटिकल, तो मैं आधे घंटे जो ना वो मैंने डिटोल लिया था और फिर मैं पानी की बोतल और लोगों को बता रहा हूँ, बड़े गौर से देख रहे थे उसमें, और एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं और ये हाथ मिलाएं, स्प्रे कर ले, ये आधा घंटा मैंने लेक्चर दिए। मैं जैसे बैठा एक आदमी, अस्सलाम वालेकुम, क्या लग रही है, तो मैंने कहा वला हौला वला कुव्वत, तो अच्छा फिर ये कि मैं अगर अपने हल्के की बात करूँ या अपने मैं गाँव जाता हूँ तो सैनिटाइजर तो चुपकी मैं रखता हूँ, जैसे कोई कोने खांचे में जगह मिल जाए थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाए। मास्क तो सवाल ही पैदा नहीं होती, आपने मास्क लगा लिए, सैनिटाइजर लगा लिया, ओ जी बस फिर तो आपकी खैर नहीं है। तो ये भी हमारी सोच है, इसको भी बदलने की जरूरत है। तो फिर आपका सवाल था कि यूरोप में नहीं, यहाँ क्यों नहीं, तो जब यहाँ पे आप सैनिटाइजर नहीं लगाओगे, आप मास्क नहीं लगाएंगे, आप एहतियात नहीं करेंगे, तो फिर कहाँ से ये खत्म होगी कोरोना? सर आम दिनों में तो सारी चीज़ें खुली होती हैं, एक फ्राइडे को लॉकडाउन लगाने से क्या होगा, जैसे कि आज भी नहीं वो तो देखिए, मैं सी बताऊँ, मैं गरीब लोगों को इस चीज़ पे मजबूर करना, जिसके पास 2 वक्त की रोटी ना हो उसको लॉकडाउन से करना है, भूख से मरना है तो कोरोना से मरे, वही चीज़ हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, जो एयरलाइन की अगर आप एयरपोर्ट चली जाए जी, वो 6 आपको एक रोस्टेस आ जाएगी या उसकी जो स्टाफ है, आप फासला रखे, वो 1 मिनट थोड़ा सब्र करे, ये करे, ये सारे ड्रामे आपको बताएंगे। और जहाज के अंदर उसने धकेल दिया, उसके बाद फिर कुर्सियां भी तो माशाल्लाह जहाज की जो है ना वो छोटे छोटे है, तो वहां फिर कोई कोरोना, अच्छा फिर कोरोना कहाँ शुरू हो जाता है जहाज में, जब खाने का टाइम होगा। ओ जी जहाज का हमारा सिलसिला है और हम एक कोरोना की वजह से सिर्फ पानी देंगे। अभी मैं जा रहा था कुछ अर्सा पहले, तो पहली सीट पे शेख रशीद साहब बैठे हुए थे, दूसरे पे मैं था। ठीक है, तो ऐलान कर दिया, ठीक है, मैंने भी रियलाइज किया कि ठीक है जब कोरोना है तो खाने पीने की कुछ चीजें नहीं, पानी की बोतल गिलाओ। थोड़ी देर देख कर हूँ शेख रशीद साहब को चाय का कप लगी, मैंने शोर मचाना शुरू, वो रस्ते जो नहीं हाथ जोड़ दिया। फिर मैंने, वो लड़की थी परेशान होगी, मैंने कहा खामखा इसकी क्लास हो जाएगी, तो मैं खामोश हो गया। मैंने कहा भाई ये आदमी आसमान से उतरा है, इसने डबल किराए दिए, ये कोई खलाई मखलूक का सपोर्ट है। तो सवाल ये कि ये सिलसिला आपके मुल्क में फिर ये भी सिलसिला है। और आज भी मैं आपको बताऊं, जो देखने वाले हैं जो जहाज में जाते हैं पानी की बोतल, अभी तो मैंने खवातीन देखा है पर्स में बर्गर और ये चीजें लाते हैं, और मैं भी 2-4 टॉफियां जो है वो मुझे में रख लेता हूँ। क्या करें, 1.5 घंटा आप बैठे हैं, बिल्कुल वैसी शुगर लेवल डाउन हो जाती है, तो मैं टॉफियां रखता हूँ। तो बहुत सारे लोग, अच्छा फिर वो जो बिजनेस क्लास है वहां से खुशबू आ जाती है खाने की, कौन से दोगलापन है, हाँ सिविल एविएशन का, एयरलाइन का, कि जो बिजनेस क्लास है उसको खाना देते, कोरोना नहीं है, यहाँ दूसरे वालों को देते। और फिर टिकट का, मैं अभी कौमी असेंबली में इसके लिए भी बात करूंगा कि एक दिन में गया था 7,000 टिकट में, अगले दिन गया तो 21,000 पे। और भाई कोई क्राइटेरिया कुछ, ये कौन सा तरीका है? तो कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, एक अजीब सा तमाशा बना के रखा है। बल्कि पिछले दिनों हमारे कैमरामैन साहब थी, तो उन्होंने मुझसे 2-3 दिन पहले टिकट लिया, तो मैंने टिकट लिया था 19,000 का, उसने मैंने तो आपसे पहले लिया, मुझे तो 21,000 का दिया। तो पता ही नहीं चलता है, यानी कोई पूछने वाला नहीं है, जो मर्जी आप करो, चीज में कोई पूछने वाला नहीं है, आपको सर आवाम को बिल्कुल परेशानी है बस। आपको एमएनए बने हुए 90 दिन हो गए, 90 डेज अबव कर हो गया आपको। 29 तारीख को आता कितने, हाँ मेरे ख्याल में हो गए, 3 महीने हो गए। और बल्दिया जहाँ से आप एमएनए हैं वहाँ के मसाइल अंबार है, वहाँ पे मसाइल, सबसे बड़ा इशू पानी का इशू है। सर 90 दिन में आपने कितने मसले हल किए वहाँ के? अब गिना देता हूँ अभी आपको। जब मैं एमएनए बना, अभी मैंने हल्फ नहीं होता है उठाया, तो 50 करोड़ का बिलावल साहब ने पहले दिन फंड दिए कि ये तो आपका हो गया। सही। और मुझे वज़ीर आला के सेक्रेटरी ने फ़ोन किया है कि 5 स्कीमें दे 10-10 करोड़ का। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने 5 स्कीमें पानी 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 लिख दिया। उनका फ़ोन है, भाई ये आपने क्या कर दिया, एक पानी का दो, एक सीवरेज का दो, एक रोड का दो, एक उसका। मैंने कहा नहीं, पानी दे, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद इस बजट में 2.25 अरब रुपए का बजट मैंने मंजूर कराया अपने NA249 बल्दिया टाउन एहतियात टाउन के लिए। और जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने स्पेशल पैकेज दिए है हब डैम से 10 अरब रुपए का डायरेक्ट पानी का लाइन, जिसमें गडाब टाउन, आपका एहतियात टाउन, बल्दिया टाउन, केमाड़ी टाउन, लियारी टाउन और क्लिफ्टन टाउन आएगा। लेकिन मेन हमारे पास आएगा क्योंकि हमने ये किया। और फिर उसके बाद कल नहीं परसों जो है ना, मैंने MD वाटर बोर्ड को और हमारे जो वजीर बल्दियात नासिर शाह साहब, बिलावल भुट्टो साहब की हिदायत पे आया, वहाँ पे जो गैर कानूनी आइडेंट थे वहाँ पे हमने छापे मारे, वहाँ पे जो हिदायत एट द स्पॉट देने थे। तो अच्छा परसों मैंने एक डिस्पेंसरी जो डिस्पेंसरी बनी थी, आपको याद होगा फैसल वाड़ा साहब एक डिस्पेंसरी भी उसने रंग रोगन कराया और कचरे पे बैठ के वो डिस्पेंसरी वो ऑन नहीं कर सका। परसों मैंने
उनको ऑन कराया, बाकायदा स्टाफ मुकर्रर हो गया, डॉक्टर मुकर्रर हो गया। और अगर मुझे अपने हल्के के लोग सुन रहे हैं तो सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक उसकी टाइमिंग है। डॉक्टर हमारे पास पीटीआई के लोग भी आते हैं, आपको पता है, उनका कहना ये है कि अगर हम यहाँ काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें काम करने नहीं दिया जाता। अच्छा, कौन नहीं करने देता है? आप लोग नहीं करने, मतलब टॉक शो कचरे पे बैठ के करने देते हैं और काम नहीं करने देती है, तो बड़ी अजीब मजाक हो गया है। और फिर आपको पता है कि फैसल वाडा साहब ने वहाँ पे, और जो इसके साथ एमपीए मलिक शहजाद साहब हैं, तो उसमें जो तरक्याती काम को उसने चॉकिंग की है 43 करोड़ का। सही। और वो ऐसा था 100 फुट जो रोड है उनको 20 फुट बीच में पट्टी लगा के, और दोनों साइड वो कब्जा माफिया दोनों आ गए। मिसाल आपके ये दीवार है, वो दीवार है, अगर बीच में रोड बना लें तो वो वाला इधर तक पहुंचेगा, ये वाला इधर तक पहुंचेगा। मैंने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की जो आज भी चल रही है। ठीक है। तो वहां भी जब पीडब्ल्यूडी की एक्सचेंज वगैरह है, उसने बोला ये तो सिर्फ 15 करोड़ है। मैंने कहा 15 करोड़ भी अभी नजर नहीं आते क्योंकि पहली बारी से उड़ गए सारे, उड़ गए। तो भाई ऐसे काम तो जब वो करते हैं तो उसको कोई नहीं रोकता है। और बल्कि अभी मुझे पता चला है कि एक काम 2 डिपार्टमेंट ने पेमेंट की है, उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। अभी तो सब्र करो, अभी तो ये हुकूमत में है ना, आटा चीनी स्कैंडल, वो वाला बिल एंट्री वाला और हेलीकॉप्टर वाला फलां फलां, ये अभी तो अभी से चल रही है। जब ये अपोजिशन में आएंगे तब उसको पता चलेगा कि होता क्या है। नहीं सर, आप जैसे अभी आप कह रहे हैं ना कि पीटीआई के बहुत सारे चीज़ें खुलेंगी, सर पीपल्स पार्टी के भी सिंध में कारनामे कम नहीं है। बहुत से ऐसे टेंडर्स हैं, काम हैं जो सिर्फ कागज़ के अंदर ही हुए और पैसे ले लिए गए। आप वो दिखा दे, हाईलाइट करिए आपकी शो में, मैं आपका वकील बन के, आपका असिस्टेंट बन के मैं उसको हाईलाइट करता हूँ, आप निकालें। आप ये देखिए पाकिस्तान की तारीख में या पाकिस्तान की तारीख में दिल का जो कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज हॉस्पिटल है NICVD, वो जाल बिछा दिया। 10 डिस्ट्रिक्ट में वो अस्पताल चल रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, सक्कर में अगर आप अस्पताल देख लें कार्डियो का, आपके आगा खान लेवल का है। आप नवाशा में देखिए आगा खान का है। आप कायदे अवाम यूनिवर्सिटी देख लें, आप बोलेंगे मैं यूरोप आ गया। आप उसके अलावा दूसरी जगह पे देख लें, यहाँ पे बेनजीर ट्रॉमा सेंटर देख लें, फ्री इलाज। साहब ने सही बोला था कि यूरोप से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं हमारे पास यहाँ पे। नहीं तो यूरोप जैसा हॉस्पिटल बना, नहीं मैं कहता हूँ यूरोप स्टैंडर्ड का है। यूरोप स्टैंडर्ड का है। मैं मुझे नहीं पता उसने क्या बात की है, लेकिन पाकिस्तान भर से अफगानिस्तान तक लोग आते हैं। सर अगर हमारे पास कोई भी पार्टी के लोग आते हैं, जो भी पार्टी के लोग आते हैं, वो इतनी बातें बताते हैं, हाँ ये भी चल रहा है, वहाँ पे वो भी चल रहा है, तो फिर पाकिस्तान कहाँ पे है? इतने मुश्किलात क्यों हैं? अगर तो आप लोग किस लिए बैठे हैं? आप लोग की तो कुरिश्ते हैं कि देखो ये आपकी गलती, ये आपकी चोरी, ये आपकी, वो तो सारे हमारे पास। देखिए हम आम आवाम बन के आपसे सवाल करते हैं, हमारे जो सवाल होते हैं तो हमें बुरा नहीं लगता, हम जवाब देते हैं आपके। होते हैं। लेकिन सर अगर मसाइल इतने ही हल हो चुके हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, वो PTI है, वो नून लीग है, PTI को तो मैं अभी इसलिए बहुत ज्यादा फोकस नहीं करती हूँ क्योंकि वो अभी नए नए आए। अच्छा माशाल्लाह, नया 3 साल गुजर गया है। अगर पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो कितने सालों से वो हुकूमत कर रहे हैं। अगर हम वहीं की बात करें, लाड़काना की बात करें, ओकाड़ा की बात करें, हम सिंध की बात करें, सर वहाँ सिंधियों को भी कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, तो फिर हम अपनी क्या बात करें? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि दूध की नहरें न सिंध में बह रही है न दूसरे सूबों में। ज़रूर उसमें कमी है, 100% में बात नहीं करो नहीं हो सर, लेकिन अगर आप कंपेयर कर दें सिंध को बलूचिस्तान के साथ, सिंध को जनूबी पंजाब, देखो लाहौर को तो ना गिने, GT रोड को तो ना गिने, ठीक है ना? साथ हम इसको कंपेयर नहीं आप पंजाब के साथ GT रोड को छोड़ के बाकी पंजाब के साथ कंपेयर करें। आप देखें वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब के इलाके में जब वो वजीर आला बना उस दिन तक उसकी गाँव में बिजली नहीं थी। वो MPA रह चुका था, वो तहसील नाजिम रह चुका था, वो अपने गाँव में बिजली तक नहीं ला सका। मैं आपको बताऊं, मेरे घर में, मेरे आबाई घर बलूचिस्तान में कबायली इलाका में, पाकिस्तान बनने से पहले हमारे गांव में, हमारे घर में बिजली व पानी थी उस जमाने में, ठीक है। तो फर्क है। अब यहाँ कराची की बात करूं, मैं NA249 की अगर बात करूं तो 1988 के बाद पीपल्स पार्टी का यहाँ कोई MNA MPA को नहीं जिताया गया, नहीं जिताया गया लफ्ज में इस्तेमाल करूं। अब अल्हम्दुलिल्लाह ईड़ी चोटी का जोर लगाया अगलों ने रोकने के लिए। पाकिस्तान का ये वाहिद हल्का है जो अगर आप पंजाब का ले ले, डस्का का ले ले, नौशहरा का ले ले, ये तमाम जगह पे 1-to-1 मुकाबला होता था। ये वाहिद हल्का है, एक तरफ PTI का वफाकी वजीर, नीचे MP है, दूसरी तरफ TLP जिसके MP आज भी मौजूद है, तीसरी तरफ PDM की 9 जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, ANP, जमियत और उसके अलावा पार्टी, और चौथी तरफ मुस्तफा कमाल साहब माशाल्लाह, वो भी सारे वो दूध से धुले हुए ड्राइक्लीन से गुजार के वो लेके आया, वो भी खड़ा हो गया। चौथी, उसके बाद MQM। आप मुझे बताओ उससे ज्यादा खतरनाक और टफ आपको इलेक्शन पाकिस्तान भर में कहीं और नजर है? जो इतनी पार्टी है और हर आदमी ये समझ रहा था बस मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने सीट निकाल दी है।
قیادت کی صحیح اقتدابی سے، اور جیالوں نے خاص کر NA-249 کی اور کراچی کی جیالوں نے، ہمارے رہنماؤں نے، اور آپ نے یہ دیکھا بلاول صاحب ایک دن بھی نہیں آئے، ہمارا کوئی رہنما مرکزی نہیں ہے میرے حلقے میں، یہ سب تنظیم نے الیکشن چلائے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات کنٹینیو کریں گے، اور بھی سوال ہیں، چلتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک پہ۔ جی ویلکم بیک، واپس آ چکے ہیں اور بات چل رہی ہے منتقل صاحب سے۔ بہت سی باتیں، بہت سے سوالات، بہت ساری چیزیں ہیں، مختلف پارٹیوں سے بھی کر رہے ہوتے ہیں، مسئلوں کے حل وہی ہیں، پاکستان بھی وہی ہے، لوگ بھی وہی ہیں، اور آپ لوگ بھی وہی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وکالت کرتے کرتے سیاست میں کیسے کود پڑے؟ وکالت میں پیسے کم تھے؟ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ وکالت میں پیسے کم ہوتے، لیکن میری اس وکالت میں بھی میرا 100 میں سے 95% آج بھی فری ہے، کیونکہ میں ایک ویلفیئر ادارہ چلا رہا ہوں، فری آف کاسٹ کام کر رہا ہوں، جو غریب لوگ ہیں، جو فیس ادا نہیں کر سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے 2009 میں پاکستان میں پہلی مرتبہ جب انسانی حقوق کا ایوارڈ انٹروڈیوس ہوا 2009 میں نیشنل اسمبلی میں، تو پہلا ایوارڈ مجھے ملا تھا، اور میں PhD بھی ہوں میڈیا لاز میں۔ تو بات یہ ہوتا نا، یہ تو وکالت بھی میں نے شوق سے کرا ہے، میں کوئی وکالت کا محتاج نہیں تھا اس وقت بھی، اور اینکرشپ بھی کی آپ نے؟ ہاں، اینکرشپ بھی پروگرام میں نے تو انصاف کے نام سے پروگرام بھی کیا، 2-3 چینل پہ پروگرام کیا تھا اس میں۔ تو وکیل آپ کے خود شوق تھا بننے کا یا نہیں؟ میں وکیل ایسی گپ شپ میں لا کر لیے، دوستوں کے ساتھ ایڈمیشن لے لی، بھائی MA کر لیے تو LLB بھی کر لو۔ تو گھر والے کیا چاہتے تھے بنانا آپ کو؟ گھر والے کیا، میں ہمارے ایک عزیز سے فوت ہو گیا بیچارہ، جب میں نیا نیا وکیل گیا تو مجھے بولا کہ کراچی میں کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں وکیل ہوں۔ یوں دیکھا نیچے سر سے، بھائی تمہارا شکلی وکیل جیسا نہیں؟ تو میں آسان، میں نے کہا چچا کیا بات ہے، مطلب کیا وکیل ہو گیا؟ بولے نہیں، وہ مطلب صحت مند ہوتے ہیں، تھوڑے سے بال کم ہوتے ہیں، تھوڑا سا یہ ہوتے ہیں۔ بولے تم تو لگی نہیں، میں تھوڑا سا ابھی تو بڑا ہو گیا ہوں، جوان دوسری ہوں گے، یار تمہاری شکل نہیں وکیل کا۔ تو بہت سارے پھر اور ہمارے رشتہ داروں نے کہا کہ تمہیں کوئی اور کام نہیں ملے وہ کل۔ تو میں نے سوچا، میں نے کہا یار یہ میں کون سے پیشہ میں آ گیا ہوں، اتنی لوگ اس کو الرجی ہوتے ہیں۔ تو میں نے فری کام شروع کر دیا، میں نے کہا میں حقیقت بھی تھی، لا کرنے کے بعد میں نے کہا میں فری کام کروں گا، تو میں نے شروعات فری سے شروع کر دیا۔ تو الحمدللہ مجھے اس میں پاکستان کا پہلا ایوارڈ بھی مل گیا انسانی حقوق کا، اور عافیہ صدیقی سمیت بہت سارے مشہور کیسز بھی میرے پاس ہے۔ اور یہ جو آپ کا 18 سال کا ووٹر، جو پہلے 21 سال جو بندہ ہوتا تھا اس کو ووٹ کا حق ہوتا، تو یہ 18 سال کا میں عمران خان صاحب کا وکیل تھا، اور یہ میں نے پیٹیشن داخل کی، اور اس وقت سے یہ 18 سال کا ہو گیا۔ سر آپ وکیل بھی ہیں، اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک کراچی کی جو عوام ہے اس کی گنتی ابھی تک پوری کیوں نہیں ہوئی ہے؟ ابھی تک یہی نہیں پتہ چل سکا کہ 1.5 کروڑ کی عوام ہے، 2.5 کروڑ کی عوام ہے، کتنی عوام کی کوانٹٹی ہے کیا؟ دیکھیں میرے حساب سے کراچی 3 کروڑ سے ابو ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ اس کی جو گنتی ہے اس کو چھپائے کیوں؟ کیا اس میں غرض تھا، کیا نہیں تھا؟ الگ بن سکتا ہے یا بالکل اس کے نہیں، دیکھو صبح تو الگ کیوں بنے، اس وجہ سے سندھ دھرتی ہے، سب کی ماں ہے۔ اب میں آج جو کچھ ہوں تو سندھ کی وجہ سے ہوں، میں سندھ میں کھاتا ہوں، سندھ میں پیتا ہوں، سندھ میں سوتا ہوں، تو میں اپنی ماں کے ساتھ غداری تو نہیں کر سکتا ہوں۔ اور یقیناً سندھ نے سب کو پالا، سب کو کیا، اور دور دراز سے میں بلوچستان کے پہاڑوں سے آیا ہوں، لوگ پختونخوا سے آئے، جنوبی پنجاب سے آئے ہیں، دوسرے علاقوں سے ہیں۔ تو اور پھر دوسری بات یہ، وہ صبح تو ایسا بنتا ہے کہ مثال کے طور پہ بلوچستان جو ہے نا، وہ دو اس پہ ہے، ایک طرف پشتون ہے، ایک طرف بلوچ ہے، وہ بھی الگ نہیں ہو رہے ہیں، تو یہاں تو الگ ہو نہیں سکتے ہیں نا۔ آپ مجھے بتاؤ صبح آپ کیسے بنائیں گے، کس بیس پہ بنائیں گے؟ پنجاب 12 کروڑ کی آبادی ہے، وہ صبح ایک ہے، نہیں چل سندھ تو اسے بہت کم ہے۔ لیکن صرف اختیارات نہیں ہیں، کراچی ایک بزنس سٹی ہے، اس کے کوئی اس طرح اس کو خیال نہیں کیا جاتا۔ اب آپ ایک علاقے کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو جہاں سے جیتے اس کی وجہ یہ، اس وجہ ہے کہ جن لوگوں نے 1950 سے ایک سیاسی جماعت کو کراچی کے اوپر مسلط کیا ہے، اور پھر 2018 سے دوسری سیاسی جماعت کو مسلط کیا ہے، میرے خیال میں کراچی کی تباہی اور بربادی کا یہی سبب ہے۔ اور الحمدللہ جب میں 3 مہینے پہلے اس سیٹ پہ آیا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کو کتنے سال ہو گئے؟ پیپلز پارٹی کی حکومت کو 13 سال ہو گئے، مگر پیپلز پارٹی کی جو میرے سیٹ ہے وہ 33 سال بعد پیپلز پارٹی کو ملی ہے۔
اور پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کر رہی ہے پچھلے 13 سال سے. ہاں تو وفاق میں بھی حکومت ہوتا ہے. تھوڑا سا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ایک ہوتا ہے وفاقی حکومت, ایک ہے صوبائی اور ایک ہے ضلعی. جی تو ضلعی حکومت تو یہ ہمیشہ انکم کی تھی, میئر تھا, اربوں روپے اس کا فنڈ تھا, ڈسٹرکٹ ناظم, ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر. میں ایم این اے ہوں, میں بولوں گا بھائی وفاقی حکومت کام کرے. مثال اگر میں پیپلز پارٹی تعلق ہوں تو پیپلز پارٹی کام کرے, تو لوگ بولو گے پھر آپ کس کھیت کی مولی ہو, آپ کو ووٹ ہم نے کیوں دیا. میں ایم این اے ہوں, گو کہ ایم این اے کا کام قانون سازی ہے, ایم پی اے کا کام قانون سازی ہے. میں تو ہر شخص کا کارکن کا ٹیلی فون کرو, جی ہمارا سیوریج لائن بند ہو گیا, وہ جو ہمارا بچہ پکڑا گیا, وہ ہمارا روڈ پہ آئی ہے, ہماری لائٹ چلی گئی, میں تو یہ ٹیلی فون وصول کرتا ہوں. اور پورے میری ٹیم بیٹھی ہے, سیکریٹریٹ ہے, ایم این اے سیکریٹریٹ, وہاں رات 12-1 بجے تک لوگ بیٹھے رہتے. یہ مسئلہ تو پھر ہم انکار کر دیں کہ بھائی ہمارا کام نہیں ہے. قادر خان مندوخیل جو ہے وہ بلدیہ کی این اے 247 جو آپ کا ہے 49, آپ سب کے ایم این اے, بالکل, چاہے وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہو, چاہے وہ کوئی شک نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں میرا جو سب کے نمائندے, میں این اے 249 ایک گلدستہ ہے. آپ یقین کریں گے میرے ایریا میں سب سے زیادہ پشتون رہتے ہیں, دوسرے نمبر پہ اردو سپیکنگ ہے, بلوچ بھی ہے, سندھی بھی ہے, ہزاروال بھی ہے, کرسچن بھی ہے, ہندو بھی ہے, مطلب ہر مذہب ہر مسلک کے لوگ رہتے ہیں, ہر زبان کے لوگ ہیں. تو میرا خیال یہ ہے, میں اپنے طور پہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کریکٹ کر لیں, کہ پاکستان کا واحد حلقہ ہے جہاں تمام زبان بولنے والے تمام مسلک کے لوگ ہیں. تو میرے لیے تو خوش نصیبی ہے. قانون کی بات آپ نے کی, مجھے بتائے کہ قانون کتنا مضبوط ہے. یہاں عام انسان کے لیے تو قانون کچھ بھی نہیں کرتا, پولیس کچھ بھی نہیں کرتی ہے, الٹا پریشان کرتی ہے. قانون اگر دیکھا جائے تو صرف انہی کے پیچھے پولیس والے بھی, یا اس طرح کی چیزیں, یہ کب صحیح ہوگا ہمارے ہاں, کب لوگوں کو انصاف ملے گا. اتنے بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں. یہاں کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے پی ایم صاحب نے بھی جو بات کہی ٹھیک ہے, اسلام کے اس میں کہی, لیکن کیا ابھی آپ نے ایک بکری کا واقعہ سنا تھا, ابھی آپ ایک بچی کا واقعہ سنتے, آخر کب تک یہ چیزیں ہم برداشت کریں گے؟ یہ اگر یہ اسلامک ملک ہے تو ہم سب ہی مسلمان ہیں, تو کیا یہ ان لوگوں کو سزائیں نہیں دینی چاہیے جو یہ کام کرتے ہیں؟ مجھے 27-28 سال ہو گئے جو پاکستان میں قوانین موجود ہے, اور خصوصاً سندھ میں جو موجود ہے, وہ شاید امریکہ میں بھی نہ ہو. میں آپ کو یہ بالکل کنفرم بات بتا رہا ہوں, جو قوانین یہاں موجود ہے شاید امریکہ میں نہ ہو, لیکن عمل درآمد نہیں, امپلیمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب جب امپلیمنٹ نہیں ہے تو آپ مجھے بتاؤ پھر یہ قانون تو پھر کسی کام. آپ کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جوڈیشری جو ہے نا وہ دنیا کی 128 نمبر پر ہے, 128 نمبر پہ. میں نے ابھی قومی اسمبلی میں لاسٹ میں بجٹ سپیچ میں میں نے کہا کہ 8 ارب روپے آپ نے رکھا ہے آئی بی کے لیے, اور جوڈیشری کے لیے آپ نے رکھا ہے 3.25 ارب. کیوں؟ آپ اس کے پیسے بڑھا دیں. اور اب میں چھوٹی سی مثال دور, بلکہ میں بل لا رہا ہوں اس حوالے سے, میں کیونکہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی کا ممبر ہوں پیپلز پارٹی کی طرف سے, تو میں نے یہ کہا کہ جناب یہ کر دے آپ کہ ایک تو ان کا اخراجات بڑھا دے. سندھ میں مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں کہ سندھ میں 40 ججز ہیں ہائی کورٹ کے, کیوں 200 کیوں نہیں ہے؟ سپریم کورٹ کے 17 ججز, کیوں 50 کیوں نہیں ہے؟ اسی طرح آپ اگر پنجاب کا لے لیں, اس طرح پختونخوا بلوچستان کا لے لیں. اور پھر ایک اور میں مثال دیتا ہوں, جو 1997 کے جو ایکٹ آیا تھا, آپ نے وکیل کو چھیڑ دیا نا, اب آپ تھوڑا برداشت بھی کر لیں. 1997 میں انسداد دہشت گردی کا جو قانون آیا, اس قانون میں یہ لکھا ہے کہ ایک مقدمہ ایک عدالت میں چلے گا, یعنی جو عدالت ایک ہوگا تو اس کے اندر صرف ایک مقدمہ ہوگا. ہمارے یہاں تو 1500-3000 مقدمہ چل رہے ہیں, اور اس کا قانون یہ ہے کہ ایک ٹائم فریم بتا رہا ہوں کہ ایک مقدمہ ATC یعنی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ایک مقدمہ ایک وقت میں ایک چلے گا, اور اس کا ڈسپوزل یعنی فیصلہ کریں گے 1 ہفتے کے اندر. صحیح. تو کیا ہوتا ہے؟ اب مجھے بتاؤ, جس عدالت کو آپ 3000 کیسز دیں گے وہ کیسے کرے گا؟ آپ 1000 عدالتیں کیوں نہیں بنا رہے ہو؟ ابھی پتہ ہے آپ کو 12 عدالتیں, کراچی کی 3 کروڑ کی آبادی کے لیے صرف 12 عدالتیں. کون کرے گا؟ یہ اس کے لیے ہماری اعلیٰ جو جوڈیشری ہے یہ وہ کرے. ابھی ہم اس حوالے سے, کیونکہ اس کمیٹی میں ممبر ہوں, ہم اس چیز کے لیے بل بھی لا رہے ہیں, اور اس میں یہ کریں کہ ججز کی تعداد بڑھائے, کیونکہ ظاہری بات ہے جو ججز ہے وہ بیچارے 3000 کیسز اس کے پاس ہو, کیسے کریں گے؟ کر ہی نہیں سکتے سر. فیصلہ لکھنے میں کئی پیجز ہوتی ہے, تو پھر لوگوں کو ڈیل بھی کرنا, یہ ساری چیز. تو اگر جب تک آپ عدالتیں نہیں بڑھائیں گے
آپ یہ جو اسپیڈی ٹرائل ہے وہ آپ نہیں کر عام سکتے. عوام کا سوال آپ سے کرتی ہوں، کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں پاکستان کی چیزوں سے؟ بالکل نہیں. آپ اگر آپ نہیں ہیں، آپ ماشاءاللہ اچھا پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو میں عام لوگوں کی بات کیا کروں جن کے مسائل ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے؟ کب ختم ہوں گے؟ کون ختم کرے گا؟ کیا اوپر آسمان سے کوئی آئے گا جس کو ختم؟ میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ میری زندگی میں مسائل کو ختم ہوتے ہوئے دیکھوں، کیونکہ اتنا بگڑا ہوا ہے سسٹم ہمارے ملک کا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، کرپشن کا یہ حال ہے کہ ایک ایک ڈپارٹمنٹ میں کلرکوں کا، ایون پولیس کی میں بتاؤں کہ پولیس والے ایک دوسرے کو رشوت دیتے ہیں، اور پولیس والے کے جب بیچارے کا یا قتل ہو جاتا ہے یا خدائی موت مر جاتا ہے تو اس کی بیوہ کو اپنی ڈپارٹمنٹ کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ پیسے دینے پڑتے ہیں اپنی پینشن کو اور اس کی بچوں کے لیے. آپ مجھے بات بتاؤ، یہ سسٹم ہے؟ نہیں چلے گا یہ. دیکھیں مجھے ابھی 3 مہینے ٹوٹل ہو گئے، بلکہ کمیٹی میں آتے ہوئے مجھے صرف 3 اجلاس میں اٹینڈ کیا. لا اینڈ جسٹس کمیٹی جو قانون سازی کرتی ہے، 90% ہمارے پاس بل آتا ہے. میں ان سب چیزوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں اور شاید کمیٹی والے جو ہے نا وہ اس کے لیے درد سر بنوں گا. اس وجہ سے میں چیزیں نہیں ہونے دوں گا. یہ اسپیڈی ٹرائل ہوگا، عدالتیں بڑھا دیں، ججز کے حوالے سے جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو صحیح کر دیں. آپ کو زیادہ سے زیادہ انصاف کیا ہے؟ سر میں تو حیران ایک بات پہ ہوں. ابھی دیکھیں آپ ہماری بات ہو رہی تھی بریک میں، تو بلاول صاحب کی بات ہوئی، وہ باہر سے پڑھ کے آئے، انہوں نے وہاں کے سسٹم دیکھے، انہوں نے یہاں ان چیزوں کو لانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اتنے سالوں میں اگر وہ کوشش کرتے کہیں تو کامیاب ہوتے. فار ایگزامپل کیا کوشش کرتے ہیں سر؟ صرف باتیں کرنے سے، تقریریں کرنے سے. کوشش بتا دیں سر. اگر آپ تعلیم کی ہی بات کر لیں تو ہمارے یہاں آج تک کوئی سسٹم نہیں بن سکا. اگر مہنگا اسکول ہے، امیر تو زیادہ اچھے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں یا اے او لیول کی طرف چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں ایجوکیشن کا ہی کوئی معیار نہیں ہے، ہمارے یہاں صحت کا ہی کوئی معیار نہیں ہے. اگر آپ ویکسین کی بھی بات کریں نا، تو لوگوں نے جب شروع میں آئی ہے مہنگی پیسہ دے کے اچھے ہسپتالوں سے ویکسین لگوا لی گئی، لیکن غریب تک نہیں پہنچی. تو آہستہ آہستہ چیزیں، اب تک تو ویکسین کمپلیٹ ہونی چاہیے تھی. دیکھیں پھر وہی آپ اپنے سوال کے جواب خود ہی دے رہے ہو. جو آپ نے کہا یورپ میں لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، یہاں کیوں؟ جب لوگ ماسک نہیں پہنتے، جب لوگوں کو ویکسین ملتے نہیں یا لگواتے نہیں ہے، دونوں باتیں میں کر رہا ہوں. تو اب مجھے بتاؤ کس طرح ہم نے چائنا کی ویکسین لگائی جو یورپ والے، سعودی عرب والے مانتے نہیں ہیں. شاید آج مجھے کسی نے بتایا کہ بھائی شاید وہ کوشش کرے. سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب آپ کا اپنی جو ویکسین ہے جس کو آپ لگا رہے ہیں اور وہ بندہ باہر نہیں جا سکتے ہیں، تو کیوں کس طرح کریں؟ پھر پچھلے دنوں میں جیسے ویکسین کی حوالے سے سندھ حکومت نے یہ اسٹیپ لیے کہ جو سرکاری ملازم ویکسین نہیں لگوائے گا تو اس کو سیلری نہیں ملے گی، اس کو بھی غلط انداز میں لیا گیا ہے. سوال یہ کہ ہم خود سیولائزڈ بننے کی کوشش نہیں کرتے، ہم ویسی اندھیروں میں اسی جا کے غاروں والی زندگی گزارنے کے مادی. ہاں بازار ہم جائے، ہم 1 لاکھ روپے کا سوٹ تو ہم بولے یار یہ تو کمزور والا ہوگا، ذرا 2 لاکھ والا دکھاتے ہیں. جوتے اگر ہم دیکھیں 10,000 یار یہ بیکار ہوں گے، ذرا 20,000 والا دکھا دیں. ہمارا اپنا مزاج یہ بنا ہوا ہے. جب ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے، اور پھر ایک اور چیز آپ اپنے اسٹوڈیو سے لے کے چلے، آپ کو ہر کونے میں آپ کو پان کے نشانات تپتے ہوئے نظر آئیں گے. ذرا یہی مخلوق ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں اگر یہاں روڈ پہ پان تپتا ہوں، میں دبئی امریکہ جو وہاں ذرا میں تک دکھاؤں، تو یہ کیوں؟ میں اپنے ملک میں تپتا رہتا ہوں، باہر جا کے میں بڑا انسان بن جاتا ہوں، وہاں انسان بن جاتا ہوں. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی جیسے موبائل فون کے اوپر کہ آپ چلتے ہوئے موبائل پہ بات نہیں کر سکتے ہو، 500 روپے گورنمنٹ نے رکھے. اب وہ پولیس والے کیا کرتے تھے، ٹریفک والے چالان دکھاتے تھے کہ دیکھو ابھی وہ موٹر سائیکل والے کو میں نے 500 روپے کیا تو دے دو، آپ 200 روپے دے دے. یہ تو عام سی بات ہو گئی. اور وہاں یورپ میں $500 $1,000 ٹریفک کے حوالے سے. آپ کو میں بتاؤں، میں ابھی کیونکہ میں لا یونیورسٹی کو پڑھاتا بھی ہوں، تو یہ ایک فگر آیا ہے کہ 1,70,000 لوگ جو نا وہ مقدمات سے رپوش ہے. جب رپوش 1,70,000 تو کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی کو بھی مار سکتا ہے. ظاہری بات ہے وہ ایک مقدمے سے جو نا وہ رپوش ہے تو اس کے لیے 10 اور بن جائے، کیا فرق پڑے گا؟ اس کو کون پکڑے گا؟ یہ ساری سسٹم کو ہمارے یہاں سسٹم نہیں بن سکتے. آپ کی باتیں سن کے اور بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ان کی باتیں سن کے نہیں بن تو سکتا ہے، لیکن سر آپ لوگ تو ایسے کہتے ہیں. دیکھیں میں سے بتاؤں آپ کو، میں یہ نہیں کہتا ہوں ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں انہیں مسائل کو آپ نہیں آپ نے سوال کیے کہ میں سیٹسفائی ہوں، میں نے کہا نہیں. لیکن میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ ہم نہیں کر سکتے.
मैंने आपको बोला है मुझे अभी 1 महीना हुआ है लॉ एंड जस्टिस कमेटी में आते हुए। आप देखेंगे आपके सामने मैं कितने बिल के ऊपर काम करूंगा, कानून साजी के हवाले से आपको गिनवा दिया मैंने। आप कमेटी में चले वाइस शख्स होंगे जो आवाज भी उठाएंगे और क्या कहते हैं बहुत सारी चीजों को लेके भी आएंगे। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ वो मामला हल होंगे भी कि नहीं। नहीं मैं एक चीज बताऊं, मैं इस चीज को खास तौर पे नहीं मानता। उसकी वजह ये है कि वो आपने मिसाल सुना होगा, एक बादशाह ने बोला सारे आवाम सुबह जो ना वो फलां तालाब में जो ना 1 गिलास जो ना वो पानी या दूध पहन के आ जाए। पता चला सुबह सब खाली था, हर आदमी ने ये सोचा कि यार फलां ने डाला होगा, फलां ने डाला होगा। मैं अपने हिस्से का किरदार अदा करूंगा, सही है। बाकी बिल पास हो या ना हो, आवाज उठा रहा, इस वक्त भी मैं आवाज ही उठा रहा हूँ ना जो आपकी शो में बोल रहा हूँ, तो मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। बाकी करे नहीं करे उससे मेरे क्या लेना देना। आप जिस तरह आवाज़ उठा रहे हैं ना, अब जिस भी MNA MPA से जो क्या कहते हैं सरकारी इदारों में बैठे हैं, वो सब ये बोलते हैं कि हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। पर अपने हिस्से का सब जब काम कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? आप ऐसा करें, आप एक काम करें ना, ये लॉ एंड जस्टिस कमेटी की जो दूसरी पार्टी की मेरे साथ मेंबरान है उनको भी आप बुला ले, वो आवाज मेरे साथ मिला के देखो बिल पास कैसे नहीं होता। ठीक है, आवाज हम उठाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जनाब वापस आ चुके हैं और मंदो खैर साहब से बहुत सारे सवालों के जवाब मिल भी रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को शायद उससे मुतफिक हो और नहीं भी हैं या है तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, जवाब जरूर दीजिएगा, बताइएगा जरूर, ताकि हम फिर अगले शो में इनको बुला के फिर अगले सवाल क्लास ले लेने ये बोलो वो आपने जो काम स्टार्ट किए ना उनके मुताबिक मैंने कौन सा काम शुरू किया भाई, मैंने वो टेंडर पास हो रहे हैं वो इलाके में काम होंगे कि नहीं होंगे। बहुत अच्छी आपने बात उठाई महज़त, टेंडर पास होने पे भी जो पता चलती हैं चीज़ें। जब टेंडर पास होता है, एक रोड बन रहा है, उसके बीच में इतना कमिशन और इतनी परसेंटेज 50% तो उसको ही चला जाता है जो टेंडर दे रहा होता है आपको। इसके ऊपर भी आप काम करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि रोड के में बचता है 25%, उस पे कैसे काम करेंगे? सर ये इस दफ़ा हिस्ट्री में आना चाहिए कि NA 249 से जो है ना 1% कमीशन किसी को नहीं किया, पूरा पैसा जो है ना वो रोड पे और आवाम की खिदमत में लगा। देखिए 100% तो मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकता। उसकी वजह ये है कि मैंने एक ठेकेदार से बात की, मैंने कहा भाई मैं तो 1% एक कमीशन किसी को नहीं लेने दूंगा। तो उन्होंने बोला आपका बिल पास नहीं होगा, हमारे बिल क्यों? बोले आप सरान जो है ना पास नहीं होगा। क्यों नहीं होने देंगे जब काम परफेक्ट होगा सब चीजें? बोले नहीं उसके बावजूद ही करेंगे। तो बहरहाल देखते हैं अभी, क्योंकि मैं पहला नया हूँ तो देखता हूँ कहाँ तक कामयाब होता हूँ। ठेकेदार उन्होंने मुझे यही कहा कि हमारे पास तो 25% आता है, वो हम अपने पास रखें, वो हम खर्चे पूरे करें या हम रोड। इसी वजह से अगर आप रोडों का हाल देखें नहीं वो ऐसे देखिए, एक चीज बताऊँ, सवाल ये मेहनत से हम गाड़ी खरीदते हैं, बहुत मेहनत से पैसे कमा के, और जब आप उस गाड़ी को, ऐसी गाड़ियाँ जो खड्डों में जाके लगती हैं और जब उनका हाल बुरा होता है तो तकलीफ होती है, और ऐसे हुक्मरानों को दिल करता है कि उठा के यकीन करें, मैं लिटरली कह रही हूँ ये वासन जज्बा आ गया कि वो उठा के उनको कुर्सियों से हटा दें और हम खुद पाकिस्तान को चला लें, क्योंकि शायद उनसे रहकर चला। पहली बात तो ये कुर्सी आपने दी है, मैं इधर बैठा हूँ, वहाँ मैं लोगों के साथ जमीन पे रेत में इधर उधर बैठता हूँ। एक बात बताऊँ, और मैं आपको दावे के साथ कहूँगा कि NA 249 बल्दिया टाउन और एहतियात टाउन आप 6 महीने तो मैं नहीं कहूँगा, साल बाद आप आ जाए, आपको इंशाल्लाह मैंने कहा 40 साल में जो काम नहीं हुआ वो आइंदा 2 साल में अगर अल्लाह ने जिंदगी दी है या ये हुकूमत रही है 10 ओवर, तो मैं आपको 2023 से पहले इंशाल्लाह वो तारीखी काम इलाके में करके दिखाऊंगा जिनका मैंने नाम लिया है, क्योंकि अभी बजट मंजूर हो चुका है। अभी टेंडिंग क्या काम करने वाले हैं? देखिए अभी मैंने जी बिल्कुल मैंने एक बल्दिया से चीज़ सुनी, मैं बल्दिया में मेरा आना जाना होता है, और एक चीज़ बड़ी अच्छी पता लगी, और पीपल्स पार्टी के लोगों ने नहीं बताया, दूसरे पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि इन्होंने कादिर मंदोखल साहब ने सबसे पहला जो वादा किया है कि कोई काम नहीं करूँगा, सबसे पहले पानी दूंगा बल्दिया। ये बात बिल्कुल सही है। अगर ये काम हो गया बल्दिया के लिए तो समझे बल्दिया के लोगों को जन्नत मिलेगी। जो पानी का सबसे बड़ा जो मसला वहाँ पे सबसे बड़ा इशू पानी का। अच्छा सवाल आपने नहीं डिफेंस को नहीं देंगे, बल्दिया को देंगे। ये मैं आपके फेवर में मैं बताऊँ, आप सवाल करो शो के आखिर में। मैंने तो शुरुआत में बोला कि तीसरे दिन 50 करोड़ बिलावल साहब ने पहले दिन दिए, जो कि 50 मैंने पानी में रखवा है, लेकिन वो 50 भी काफी नहीं है।
2.25 अरब रुपए मंजूर किए, वो भी काफी नहीं, क्योंकि कंट्राक्ट है पूरा, हर चीज मसाइल है। 10 अरब रुपए का बिलावल भुट्टो साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने पानी का स्पेशल लाइन की मंजूरी दी है। तो आप मुझे बताओ फिर मसला नहीं होगा? बिल्कुल, कैसे नहीं होगा? वो जो 2.25 अरब है वो इंशाल्लाह मैं दूसरे काम के लिए रखूंगा, और ये पानी का लाइन लोगों, मैं दावा करूंगा कि मैं 2 साल के लिए या 2 दिन के लिए मैंने बनूंगा, इंशाल्लाह तारीख में लोग नाम याद रखेंगे कि कोई मैंने आया था। आप जिस तरह बता रहे हैं, और आपका नाम भी सुना हुआ है, आपके काम भी पहले देखे मैं, आप जिस तरह आगे काम, जिस तरह बल्दिया में काम कर रहे हैं, आपको तो नेक्स्ट वज़ीर आला सिंध होना चाहिए। नहीं, वो जरा से मैंने सीन बताया, वो सुबह से बनता है। तो बहरहाल नहीं भारत, देखिए मैं एक बिलावल भुट्टो साहब की टीम का एक हिस्सा हूँ, एक अदना सा कारकुन हूँ। मैं काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, मैं बिलावल भुट्टो साहब की, जरदारी साहब की, आजी फरियाल की हिदायत पे कर रहा हूँ। जो उनकी हिदायत होगा, कल भी हम वो हिदायत नहीं करते हैं क्या? नहीं, मतलब मैंने कहा मैं एक अदना सा रुकन हूँ उस टीम का, बिलावल साहब का। तो उस टीम का बिलावल साहब ने जो परसों मीटिंग बुलाई है, जो MNA MPA और हमारे जो तंजीम थे उनको, लोगों को बुलाया और टास्क दिया है कि आपने काम करना है, रिजल्ट करना है, आपको क्या चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं ये करूंगा कि टीम, जैसे वो इमरान खान कहते थे ना, कैप्टन सही हो तो सब सही हो जाता, हम तो वो बात नहीं करें। हम तो कह रहे हैं हमारे पार्टी के चेयरमैन ने कायदे है, जो हुक्म करेंगे हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मेरे सीट से क्या 28 साल बाद, 33 साल बाद जब ये सीट निकली, आप उसे अंदाजा नहीं हो रहा कि हमने क्या काम किए। मैं हार के भी मैं हल्के में बैठा हुआ था। मैं कोरोना के दिनों भी, मैं रास्ते में जैसे लॉकडाउन शुरू हो गया, लॉकडाउन में पुलिस वाले नाकाबंदी होते थे, नहीं छोड़ते थे। मैं अपना सुप्रीम कोर्ट का कार्ड दिखा के कि मैं वकील सुप्रीम कोर्ट हूँ, तो मुझे जाने, और मैं जाके हल्के में उस जिया कॉलोनी की, अफरीदी कॉलोनी के पहाड़ पे बैठता था। और आप सोशल मीडिया, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा सोशल मीडिया तो नहीं बच सकता है। आप 2018 से लेके और आज तक आपको डेट वाइज जो ना, आपको मेरे एक्टिविटीज नजर आएगी कि मैं कहीं गमी में जा रहा हूँ, कोई खुशी में जा रहा हूँ, कोई तरक्याती काम है, कोई नाले पे खड़ा हूँ, कोई रोड पे खड़ा हूँ, कोई अस्पताल में खड़ा हूँ। ये सारी चीजें आपको पूरा पिछले 3 साल की नजर आएगी। तो इंशाल्लाह, वो तो मैं काउंसलर भी नहीं था, आज अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की मदद से, पार्टी की मोहब्बत से मैं MNA बन गया हूँ। तो इंशाल्लाह आप काम भी देखेंगे। मैं आपको सिर्फ 1 साल का टाइम बोल रहा हूँ। इंशाल्लाह बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। उम्मीद है कि हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग आए और आके काम करें गरीबों के लिए। सिर्फ उस तरह नहीं करें कि उनके पीछे लंबी लंबी गाड़ियां हैं, आप खुद बड़ी सी गाड़ी में बैठे हुए हैं, और जो लोग उनको अच्छा, बड़ी गाड़ी से याद आया कि वो, मैं कौमी असम्बली जानता हूँ, तो मेरे पास तो करोला कार है, ठीक है। तो मुझे वो पुलिस वाले बैठे, सर जी बड़ी गाड़ी लो, भाई क्या करे बड़ी गाड़ी। तो वो जो रिक्वायरमेंट इनकी भी हो, जो बड़ी गाड़ी है, मुझे आप समझ में आ गया कि ये लोग, ये सियासी लोग बड़ी गाड़ी क्यों रखता है। वो आगे नाका वाले नहीं छोड़ते, सर बड़ी गाड़ी लो। तो इंशाल्लाह मैं एक समाजी कारकुन हूँ, मैं सियासी बात में हूँ, समाजी कारकुन, और समाजी कारकुन मैं सबके लिए हूँ। प्रोग्राम खत्म होने वाला है सर, एक और चीज की मुझे पूछना है आपसे। प्राइवेट गाड़ियों के अंदर जो पुलिस वाले नहीं होते हैं, जो उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी गाड़ियों पे स्टिकर लगे हुए होते हैं, या वो सायरन जो होता है पुलिस का, वो उनकी गाड़ियों में लगा के वो लोगों को हरास करते हैं, उनके लिए क्या कानून है, उनको किस हद तक इजाजत है? बिल्कुल कानून वाज़ेह है। यहाँ तक कि जो हमारी जो वकला है, बहुत सारे वकीलों ने अपनी गाड़ी के ऊपर एडवोकेट लिखे और वो प्लेट लगाए, उसकी भी बार कौंसिल ने, हमारी जो बार एसोसिएशन है उसने मना किया है, पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी, कि कोई भी इस तरह वकील बोर्ड नहीं लगा सकता है। चलिए वो तो है, तो पुलिस वाला कैसे लगा सकते हैं? पुलिस वाला नहीं है, उसके कोई वो चाचा मामा कोई सब इंस्पेक्टर ASI इस टाइप के है, तो बेचारे शौक में करते हैं, वो शौक में करते हैं, बरमबाजी में करते हैं, मगर इसके लिए हरासमेंट भी है, बरमबाजी भी है, लोगों को धोखा भी है, बदमाशी भी है, जो नाम दे दो। ये इसका काम ये है कि जिस ऑफिसर को नाम लेते हैं उसको ऑन द स्पॉट जो है ना सस्पेंड कराना चाहिए। ये IG सिंध का, IG पंजाब पख्तूनख्वा बलूचिस्तान का काम है कि इस टाइप की गाड़ियों का जो ऊटर, जिसका मतलब आप कह रहे ब्लू कलर के जो ऊटर लगा हुआ है, इन सबको रोके और उस गाड़ी को जो है ना बाकायदा उनको सीज करना चाहिए, और जिस अफसर का नाम उसको फौरी तौर पर सस्पेंड करना चाहिए। मिसाल मैं हूँ, अगर मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरा कोई भतीजा भांजा कोई नाम ले मेरा और जारी बातें मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, तो मैं सब रिश्तेदारों को बोलो भाई मेरा नाम नहीं लेना किसी से। तो सवाल ये कि ये सारी चीजें एक माहौल बनाए लोगों के बीच में। अच्छा, हमारे भी एक चीज होते है, आप पुलिस की ऑर्डर लगा के, नंबर प्लेट लगा के आप जो मर्जी कर रहे। अभी पिछले दिनों आपको याद है क्लिफ्टन में
जो मंशात पकड़ी गई तो वो पुलिस के मुलाजिम थे, पुलिस डिपार्टमेंट के थे। तो अब जब पुलिस के डिपार्टमेंट में इस तरह लोग कर रहे हैं या उसका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीनन अच्छे लोग भी पुलिस में मौजूद है, मैं सबकी बात नहीं करूँ, हर डिपार्टमेंट में अच्छे बुरे लोग मौजूद है, लेकिन ये है कि इसका काम क्या है। मैंने अपनी बार एसोसिएशन का, बार काउंसिल का आपको बताया कि बाकायदा नोटिफिकेशन निकला है कि कोई वकील अपना नंबर प्लेट नहीं लगा सकता है। तो आप मुझे बताओ तो कैसे लगाते हैं फिर, पुलिस वाले क्यों लगाते हैं? कानून हमारे यहाँ कुछ नहीं है, कानून का तो ये हाल है कि आप, मैं अपनी बात करती हूँ अपनी, कि मेरा अभी स्नैचिंग हुई थी तो उसकी रिपोर्ट करनी थी, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं थाने जाऊँ। उन्होंने कहा ये भी तो गलत है, ये भी गलत है, यही तो गलत है। देख ना इधर फंस गई आप, इधर फंस गई, सारे सवाल मेरे से किए, अब आखिरी ये करना नहीं चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, इधर आप फंस गई। आप देखिए जब तक आप, मैं थाने गई, मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई, मैंने अपना फर्ज अदा किया, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे अंदर खौफ, मेरे दिल में था कि मैं थाने में जाऊँ। ये हमारे यहाँ कानून का क्या कहना चाहिए, हमारे ऊपर एक देखिए, नहीं एक मिनट, मैं समझा नहीं, मैं थोड़ा सा समझा नहीं। आपने पहले का रिपोर्ट में नहीं दर्ज करी, बाद में हमने कहा, सोचा मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाने से पहले 50 बार सोचा, उसके बाद जाके मैंने करवाई। मैंने करवाई, मैं अपने कजन के साथ गई, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ कानून जो है वो, अच्छा आपको तो बड़ा प्रोटोकॉल मिला होगा, पुलिस वाला आइए किधर एफआईआर करना है, या बोला उधर बैठ, उस साइड पे हो जो। अभी मैं तो कल की बात बता रहा हूँ, कल की बात बता रहा हूँ आपको। हमारे यहाँ कानून जो है पुलिस वाले जो हैं वो खुद जैसे कि पता नहीं। तो प्रोग्राम का क्योंकि हमारे पास टाइम यहाँ हो चुका है खत्म, और उम्मीद करती हूँ कि आपके साथ हमने कोई अच्छे सवाल किए होंगे। और जाने से पहले आपको मैसेज जरूर, कोई मैसेज दे, ख़ास तौर पे क्योंकि कोरोना की जो सूरत-ए-हाल चल रही है, इस हवाले से मैं यही कहूँगा अपने पाकिस्तानी भाइयों से कि यूरोप ने इस कोरोना, इस मर्ज के ऊपर काबू पा लिया है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह कि मास्क का, वैक्सीनेशन का, एहतियात का। हम एहतियात नहीं करते हैं, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि मैं जैसा बाहर जाता हूँ तो मुझे एहतियात करना चाहिए, क्योंकि यही बीमारी मैं बाहर से लेके अपने घर लाता हूँ। तो इस तरह हम सब जो नौजवान हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, उनको एहतियात करना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी से न सिर्फ वो बल्कि उनकी वजह से उनके घर वाले बच्चे मुतासर होते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और जी आप लोग प्लीज़ अपना भी ख्याल करें, अपने बच्चों का भी ख्याल करें। इजाज़त दीजिए डॉक्टर को, इमाद को। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।